हेलो एवरीवन। तो चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सेल। कंपोजिशन ऑफ सेल यानी कि सेल किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हर सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से एक सेल अच्छी तरीके से काम कर पाता है। तो हर ऑर्गेनल एक पर्टिकुलर काम करता है और पूरे सेल के अंदर इस तरीके से सबको एक एक काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेल के अंदर भी एक डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है, जैसे कि डाइजेशन के लिए लाइसोसोम्स, स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स, फिर एटीपी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, जिस वजह से एक पूरे सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है। और एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उसके एग्जांपल है ईआर होता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, देन गोल्गी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड एक्सेट्रा। तो हम इन सारी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम डिटेल में हर एक ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। तो इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से एक सेल के अंदर सभी के सभी वर्क परफॉर्म किए जाते हैं और एक सेल अच्छी तरीके से वर्क करता है। All cells are found to have the same organelles irrespective of their function and which organism they are found in। अब हर एक सेल के अंदर सेम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो सेल कोई भी काम कर रहा होगा। सभी सेल के अंदर सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे और वो सबके सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे। स्नेक के अंदर भी वही ऑर्गेनल्स होंगे सेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी वही ऑर्गेनल्स होंगे सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी वही ऑर्गेनल्स होंगे सेल के अंदर। नाउ मूविंग फर्दर, फर्स्ट इज plasma membrane। Now plasma membrane is also known as cell membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल शब्दों में बोलूँ तो सेल की बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री डिसाइड करती है कि कौन से सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है और कौन से सब्सटेंस को सेल के बाहर जाना है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि वो सिलेक्टिवली किसी को परमिट देती है और किसी को परमिट नहीं देती है। और वो कौन डिसाइड करता है किसे परमिट मिलेगी सेल के अंदर आने की, वो डिसाइड करता है खुद सेल। अब सेल के अंदर किसकी ज़रूरत होगी, सिर्फ वही मटेरियल अंदर आएगा। जैसे कि अगर वाटर की कमी है सेल के अंदर तो सिर्फ वाटर को एंट्री मिलेगी सेल के अंदर आने की। अगर सोडियम, पोटेशियम या किसी भी आयन की ज़रूरत होगी तो वही आयन सेल के अंदर एंटर कर पाएगा। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। It is flexible and made up of organic molecule called lipid and protein। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बनी हुई होती है मेनली, लिपिड एंड प्रोटीन। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसके अंदर आप देखोगे तो ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड है। इसके अंदर जो ग्लोब्यूलर हेड दिख रहा है, हेड रीजन, वो है फॉस्फेट से बना हुआ, और जो टेल दिख रही है वो लिपिड से बनी होती है और ये फॉस्फोलिपिड लेयर बनती है एक। अब ऐसी दो लेयर्स होती है, इस वजह से इसको हम बाई लेयर बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। और इस लिपिड के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी होते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये प्रोटीन है। अब ये दो टाइप के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, वो अंदर घुसा हुआ नहीं होता है। और जो प्रोटीन अंदर घुसा हुआ होता है, पूरी तरीके से अंदर पेनिट्रेट होता है, उसे हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। नाम से हम याद रख सकते हैं, जो बाहर की तरफ है वो एक्सट्रिंसिक और जो अंदर की तरफ है उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पे इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का लिपिड ही होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक होती है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि विथ व्हाट कंपाउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो योर आंसर शुड बी लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से हम उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। उससे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का
फोटो देखा था और वो किस तरीके से वर्क करता है थोड़ा बहुत हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था। ओके, मूविंग फर्दर, मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का वो कैसे होता है। अगर वो ट्रांसपोर्ट गैसियस सब्सटेंस का होगा तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और अगर वो ट्रांसपोर्ट लिपिड सब्सटेंस का है तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। डिफ्यूजन यानी कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जब भी गैसियस का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसियस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको अगर इसका दूँ तो जब आप अपने घर पे इंसेंस स्टिक को लाइट करते हो, यानी कि अगरबत्ती को लाइट अप करते हो, तो उसका जो धुआं होता है वो अगरबत्ती के पास सबसे ज़्यादा धुआं होता है, और जो पूरे घर के अंदर उसका धुआं नहीं होता है। इस वजह से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कि इंसेंस स्टिक से जो धुआं निकलता है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है, क्योंकि वहाँ पे धुएं का कम कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे धुआं है ही नहीं, इसलिए पूरे घर के अंदर उसकी स्मेल फैल जाती है और उसका स्मोक फैल जाता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ डिफ्यूजन का। और ऐसा ही एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर देखा जाता है। जब हम इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है और लंग्स से फिर ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है रेस्पिरेशन की वजह से। इस वजह से ऑक्सीजन लंग से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड सब्सटेंस के अंदर होगा। तो लिक्विड के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, एक होगा वाटर, फिर हार्मोन्स, फिर एंजाइम्स, ये सारे लिक्विड कंपोनेंट्स हुए, तो इनका ट्रांसपोर्ट होगा ऑस्मोसिस के द्वारा। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑस्मोसिस के अंदर है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा डिफ्यूजन है कौन सा ऑस्मोसिस है। सिंपल याद रखिए कि जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी वो होगा ऑस्मोसिस, और जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी वो होगा डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड चीज़ों का होता है। नाउ मूविंग फर्दर, difference between osmosis and diffusion. Osmosis, it occurs only in liquid medium, and diffusion, it occurs in any medium. तो डिफ्यूजन किसी भी मीडियम के अंदर हो सकता है, बट शर्त यह है कि उसके अंदर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और ऑस्मोसिस वो लिक्विड मीडियम के अंदर ही होता है, पर शर्त है वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। Now example of osmosis is dried resin when kept in water swells up due to water entering the resin cells via osmosis. जब हम ड्राई रेजिन को पानी के अंदर सोक करके रखते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद स्वेल अप हो जाती है। 7 से 8 घंटे के बाद वो स्वेल अप हो जाती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि वाटर उसके अंदर गया है और इस वजह से वो स्वेल अप हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। यहाँ पे लिक्विड का ट्रांसपोर्ट हुआ है एक सेल के अंदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी रेजिन की वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी, इसलिए यहाँ पे ऑस्मोसिस का एग्जांपल हो गया ये। दूसरा एग्जांपल है ऑस्मोसिस का स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर इन मानसून। रेनी सीजन के अंदर जो वुडन डोर्स होते हैं वो फूल जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, ऑस्मोसिस की वजह से। एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इज ऑक्सीजन एंटरिंग द सेल वाया डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज इनसाइड द सेल। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है लंग से लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक। एंड दूसरा एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लंग्स। लंग्स के अंदर भी इसी तरीके से डिफ्यूजन होता है कि लंग्स की मेम्ब्रेन के वहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी की तरफ कम है तो ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के अंदर जाएगा, और उल्टा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है और लंग्स के अंदर कम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन के थ्रू। नाउ 3 सॉल्यूशन दैट कैन कम अक्रॉस वाइल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अभी भी सेल के बीच में कोई मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो 3 टाइप के सॉल्यूशंस सामने आते हैं। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इन्हें समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल इमेजिन करने के लिए बोलता हूँ। पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे अगर आप 1 चम्मच शक्कर और 1 गिलास पानी लेते हो तो जो 1 चम्मच शक्कर है वो है सॉल्यूट और 1 गिलास पानी है वो है सॉल्वेंट। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनता है। अगर आप 3 चम्मच शक्कर डालोगे 1 गिलास पानी के अंदर तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो क्या ज़्यादा है यहाँ पे? सॉल्यूट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है। यहाँ पे 3 चम्मच शुगर है इसलिए वो बन गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच सॉल्यूट होगा पूरे ग्लास के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब कम। क्या कम है यहाँ पे? सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट यानी कि ये शुगर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एनी सेल इज प्लेस्ड। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को अगर हमने रख दिया तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, यानी कि शुगर ज़्यादा है। शुगर या सॉल्ट या कोई भी सॉल्यूट होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जिस तरफ सॉल्यूट ज़्यादा होता है उस तरफ पानी का मूवमेंट होता है। जिधर ज़्यादा सॉल्यूट उस तरफ उसके पीछे पीछे वाटर का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है सेल के बाहर। तो ऑब्वियसली क्या होगा? सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर चला आएगा, क्योंकि सेल के अंदर जो सॉल्यूट है वो कम है सेल के बाहर के सॉल्यूट के मुताबिक। सेल के बाहर ज़्यादा सॉल्यूट है इसलिए सेल के अंदर का जो पानी है वो भी सेल के बाहर निकल जाएगा। और जब सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा तब सेल पूरा श्रिंक हो जाएगा। सेल के अंदर का जो पानी है वो सब निकल गया, जिस वजह से साइटोप्लाज्म जो सेल का होगा वो पूरा श्रिंक हो जाएगा। और इस वक्त जो कंडीशन बनती है सेल की उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल यानी कि जिस सेल का साइटोप्लाज्म पूरा श्रिंक हो चुका है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये एक प्लांट सेल है जिस वजह से आपको इसके बाहर एक सेल वॉल दिख रही होगी ब्लैक कलर की, और ये सेल और उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म पूरा श्रिंक हो चुका आपको दिख रहा है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है वो का वही सेम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का सेल के अंदर भी है। यानी कि अगर 4 मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन के हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर भी है सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम है, जिस वजह से पानी का नेट गेन या नेट लॉस बराबर होगा। सेल के अंदर जितना पानी जाएगा उतना ही पानी सेल के बाहर वापस से आ जाएगा, इसलिए नेट गेन ऑफ वाटर 0 होगा। ओके, इसलिए सेल का जो शेप होता है वो वैसा का वैसा नॉर्मल ही रहता है, और ऐसे सेल को हम बोलेंगे फ्लैसिड सेल यानी कि नॉर्मल सेल। अब तीसरी कंडीशन जहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सेल के बाहर। हाइपो मीन्स कम। क्या कम है? सॉल्यूट कम है। अब सेल के बाहर सॉल्यूट कम है लेकिन सेल के अंदर तो नॉर्मल सॉल्यूट है, मतलब कि सेल के अंदर का जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है। सेल के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है कंपेयर टू सेल के बाहर। सेल के बाहर अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट है लेकिन सेल के अंदर तो 6 to 7 मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे जो कि नॉर्मली सेल के अंदर होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, इस वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है। इस वजह से एक सेल स्वेल अप हो जाएगा, और जो सेल स्वेल हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिड। तो ये एक टर्जिड सेल है। यहाँ पे आप देखोगे वैक्यूल्स के अंदर पूरा पानी भर चुका है क्योंकि वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो स्टोरेज के लिए काम आता है। नाउ मूविंग फर्दर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने अभी तक जो बात की बस उसी का समअप दिया हुआ है। When the medium surrounding a cell has a lower concentration of water than that in the cell, it is said to be hypertonic solution। अगर सेल के बाहर का जो मीडियम है, सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
और ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने सेल को रखा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर का पानी पूरा बाहर आ जाएगा, इसलिए सेल पूरा श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दो इमेजेस लगा रखी है, एक तो एनिमल सेल की और एक प्लांट सेल की। एनिमल सेल में रेड ब्लड सेल है, जिसके अंदर आप देखोगे कि उसका शेप पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि एनिमल सेल के अराउंड कोई सेल वॉल नहीं होती, जिस वजह से सेल का शेप पूरा चेंज हो गया है। लेकिन प्लांट सेल के अराउंड एक सेल वॉल होती है, जिस वजह से प्लांट सेल का शेप चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा श्रिंक हो गया है, और इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। नाउ नेक्स्ट, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल की अलग अलग स्टेज। धीरे धीरे उसके अंदर से पानी कम होते जा रहा है और वो प्लाज्मोलाइज की तरफ बढ़ते जा रहा है। एक सेल प्लाज्मोलाइज कैसे होता है, उसके अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे दिखा रखे हैं। धीरे धीरे उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सूखते जा रहा है और कम होते जा रहा है। नाउ मूविंग फर्दर, isotonic solution. Iso means same. When the medium surrounding cell has the same concentration of water as that the cell, it is said to be isotonic solution. सेल के अंदर जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर भी है, तो सेल के अंदर कोई भी फ्लो नहीं होगा पानी का। Water crosses the cell membrane in both the direction, but the amount of going in is the same as that amount coming out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. यानी कि यहाँ पे कोई भी गेन या लॉस नहीं है पानी का, इस वजह से सेल की शेप वैसे की वैसी रहेगी, नॉर्मल शेप ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। हाइपो मीन्स कम, क्या कम होगा, सॉल्यूट कम होगा। कहाँ पे, सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे सॉल्यूट कम होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि पानी बाहर से सेल के अंदर आएगा, क्योंकि सेल के अंदर तो सॉल्यूट ज़्यादा है ना, तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा सेल के अंदर, जिस वजह से सेल फूल जाएगा। और एनिमल सेल के बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, जिस वजह से वो फूट जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है। और प्लांट सेल के अराउंड एक सेल वॉल होती है, जिस वजह से वो बर्स्ट नहीं हो पाता है। सेल वॉल एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए होती है प्लांट्स के लिए, जो सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। ओके, आई होप आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और टोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया पूरी तरीके से। नाउ मूविंग फर्दर, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म या फिर सेल। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है तब हम उसे बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और जब कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर आता है तब हम उसे बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ओके, तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, जब भी कोई भी फ्लूइड या सॉलिड मटेरियल को सेल के अंदर लेना होता है तब उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से एक पिट बना लेती है, एक खड्डा बना लेती है, जिसके अंदर ये जो भी कंपाउंड होगा या फिर जो भी मटेरियल होगा वो आ जाएगा और एक छोटा सा वेसिकल बन जाएगा, और वो वेसिकल बन के सेल के अंदर आ जाएगा। वेसिकल के अंदर वो सारे सब्सटेंस होंगे जो सेल को चाहिए होंगे, फ्लूइड हो गया चाहे कोई भी सॉलिड मटेरियल होगा, वो इस तरीके से सेल के अंदर आ जाएगा। अब एक्सोसाइटोसिस उसका उल्टा होता है। कोई भी चीज़ सेल को अगर बाहर निकालनी हो एक्सक्रीशन के लिए, या फिर ज़्यादा हो गई हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा, वो सेल को बाहर निकालना होगा, तो वो इसी तरीके से वेसिकल के अंदर स्टोर करके उसको सेल के बाहर निकाल देगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये जो वेसिकल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाएगी, और जो अंदर का कंपाउंड होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अमीबा जब भी वाटर या फूड का इंटेक करता है तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही करता है, और जो उसका एक्सक्रीशन होता है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट, सेल वॉल। अब प्लांट सेल के ऊपर हमेशा एक सेल वॉल की लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, यानी कि सबसे आउटर रीजन में। अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ पे सेल वॉल की वजह से ये प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है सेल वॉल, इस वजह से प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हुआ। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों एनिमल सेल के अराउंड सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल के अराउंड सेल वॉल होती है।
तो नेचर ने बहुत सोच समझ के एनिमल सेल के बाहर प्लांट सेल नहीं लगाई, क्योंकि एनिमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिस वजह से उसे पता होता है कि कितना पानी उसके अंदर इनटेक करना होता है एनिमल्स को। लेकिन प्लांट सेल के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जिस वजह से अक्सर प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा पानी भर जाता है और वो सेल को डैमेज ना करे ज़्यादा पानी, इस वजह से सेल के अराउंड एक सेल वॉल होती है, जिस वजह से प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होते हैं। अब ये सेल वॉल किससे बनी होती है, कौन से मटेरियल से बनी होती है? तो योर आंसर वुड बी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। अब सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ओके, अब प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो तो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, लेकिन जो फंगस के अंदर सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन से। फंगस का बेस्ट एग्जांपल है मशरूम्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्लांट सेल के अराउंड जो सेल तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। बिकॉज ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल आर एबल टू विस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। एनिमल से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को विस्टैंड कर सकता है प्लांट सेल, क्योंकि उसके अराउंड सेल वॉल होता है, चाहे वो एक्सेसिव हीट हो या फिर अंदर से ज़्यादा या फिर ज़्यादा पानी भर चुका हो सेल के अंदर। उन दोनों ही कंडीशन में सेल की प्रोटेक्शन करता है सेल वॉल। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की वजह से ही सेल को पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन बनने वाले हैं और वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स उसके अंदर ज़्यादा बनने वाले हैं। तो सेल का पूरा इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब न्यूक्लियस इज अ डार्कली स्टेन्ड रीजन इनसाइड द सेल। हमने जब पिछले लेक्चर के अंदर देखा ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर आपने देखा होगा कि सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन रीजन होता है, यानी कि डार्क रीजन होता है जो ज़्यादा स्टेन ले लेता है, वो है न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स किस लिए होते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है, जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर उसको भेजना होता है, तब वो उन पोर्स के थ्रू ही साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। यहाँ पे मैंने लाइन लिखी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, यानी कि इन द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मटेरियल हो, जैसे कि एमआरएनए हो गया, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए प्रोड्यूस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, फिर उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम उसी समय आपको दिखता है जब सेल डिवीजन के स्टेज पे होता है। जब एक सेल, दो सेल बनते हैं, उस समय पे ही आपको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और क्रोमोसोम और कुछ नहीं, बस डीएनए का एक कॉम्पैक्ट, यानी कि डीएनए को जब सेल टाइटली फोल्ड करता है उस समय पे क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम आर विजिबल एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब वो तब उसके अंदर क्रोमोसोम्स दिखते हैं, बाकी के समय पे क्रोमोसोम्स नहीं होता है। डीएनए बस ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में सेल के अंदर होता है। In some lower organisms like bacteria, the nuclear region of the cell is poorly defined due to the absence of nuclear membrane. अब यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिजम्स लिखा है। लोअर ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सबसे पहले बने हुए। जब भी इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, सबसे पहला एक सेल जो धरती पर आया था वो प्रोकैरियोट्स था। प्रोकैरियोट्स से धीरे धीरे फिर यूकैरियोट्स बनते हैं। यूकैरियोट्स यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन आल्गे, बैक्टीरिया, ये सारे। तो यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है बैक्टीरिया की, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ एक थ्रेड लाइक मटेरियल है, सिर्फ एक क्रोमोसोम इसको आप बोल सकते हैं। यही सिर्फ प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो वापिस ये लाइन रीड करेंगे, इन सम लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल इज पोअरली डिफाइंड। तो न्यूक्लियर रीजन इसके अंदर अच्छे से बना हुआ नहीं होता है। किसके अंदर? लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
यूकैरियोट्स के अंदर आप देख सकते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है यहाँ पे ऑरेंज कलर का, और इसके एडिशन में एक न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है जो एक स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम बनाने के लिए काम आते हैं, एक्रोसेट्रिक क्रोमोसोम्स। अब आपको 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारे नहीं होते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, सो यूकैरियोट्स आर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकैरियोट्स आर लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और ना ही वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ईआर, गोल्गी, देन लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ईआर भी नहीं होती, गोल्गी भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लाइजोसोम्स भी नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ दो चीज़ होती है, एक तो न्यूक्लियोइड और दूसरा राइबोसोम्स। देन यूकैरियोट्स दे हैव मोर देन वन क्रोमोसोम्स। यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, डॉग के अंदर 78 क्रोमोसोम होते हैं, मैंगो के अंदर 40 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में दे हैव सिंगल क्रोमोसोम, उनके अंदर बस वो एक ही क्रोमोसोम होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स, अमीबा, पैरामीशियम, डॉग, ह्यूमन, फिश। देन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन algae, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। ब्लू ग्रीन algae आप पानी के अंदर देखोगे तो ग्रीन ग्रीन कलर का सब्सटेंस आपको दिखेगा, वही ब्लू ग्रीन algae होते हैं। इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ ऐसा दिखता है, छोटे छोटे सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर लंबी सी स्ट्रिप बनाते हैं। और दूसरा एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर आप देखोगे एक न्यूक्लियोइड है और उसके अराउंड सराउंडिंग में बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम सीलिया बोलेंगे, और एक लंबी सी टेल होगी जिसे फ्लैजेला बोलेंगे, जो कि मूवमेंट के अंदर काम आता है। सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा भी है। माइकोप्लाज्मा में आप देखोगे इसके अंदर भी सिर्फ एक ही लंबा सा डीएनए है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट होता है, यानी कि जो भी लिक्विड कंटेंट होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड साइटोप्लाज्म इज अ वेरी लाइटली स्टेन्ड रीजन। वो बहुत ही लेस स्टेन लेता है, इसलिए वो एक लाइटली स्टेन्ड रीजन होता है। और न्यूक्लियस बहुत ही डार्क स्टेन रीजन था, लेकिन साइटोप्लाज्म लाइटली स्टेन रीजन है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी एक्सेट्रा। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्गी हो गया। और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होगा, यूकैरियोट्स के अंदर भी होगा और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होगा। यहाँ पे मैंने दो इमेज लगा रखी है, एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की। प्लांट सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, एनिमल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। नाउ मूविंग फर्दर, वायरस, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो वायरस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा अलग है। इसके अंदर ना ही साइटोप्लाज्म होता है, ना ही इसकी कोई सेल मेम्ब्रेन होती है। और जब भी वायरस किसी बॉडी के बाहर होता है तब वो नॉन लिविंग कहलाता है, और जब किसी लाइव बॉडी के अंदर होता है तब वो लिविंग कहलाता है। और देखने की बात यह है कि वायरस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म भी नहीं है, फिर भी वो कैसे अपने आप को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे सेल के अंदर जब भी वायरस एंटर होता है तो उस सेल को हम बोलेंगे होस्ट सेल, और उस होस्ट सेल के मशीनरी को यूज़ करके वायरस अपने आप को डिवाइड करता है। अगर एक सेल के अंदर एक वायरस घुस गया तो उस सेल की जो मशीनरी होगी, यानी कि उसका साइटोप्लाज्म हो गया, उसका डीएनए हो गया, उसका राइबोसोम्स, उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हो गए, सबको यूज़ करके वो अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करेगा वायरस, और इस तरीके से वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे मैंने दो इमेजेस लगा रखे हैं, एक है
रेट्रोवायरस और एक है कोविड-19 वायरस, दैट इज़ कोरोना वायरस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।